हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए साइंस का जो होगा आपका 80 क्वेश्चन आपका साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के आपका एनसीईआरटी क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का है, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। चाहे आप दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, खासकर रेलवे ग्रुप वाले छात्र जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास आज। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया था, याद रखिएगा। पौधों में जनन अंग फूल होता, पौधों पुष्पी पौधों का जनन अंग क्या कहलाता, फूल होता, ठीक है। और फूल में याद रखिएगा 4 भाग, फूल के कितने भाग याद रखिएगा, बाय दलपुंज, ठीक है। दलपुंज, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर जो कि नर जनन अंग है, पुंकेसर क्या नर जनन अंग है, और स्त्री केसर जिसको जायंग कहते हैं, ठीक है, ये आपका मादा जनन अंग है। ये स्त्री केसर या जायंग क्या मादा जनन अंग है, ठीक है। तो देखिएगा पौधों में जनन अंग कौन हो गया, फूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बताना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में, किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फटाफट इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जंतुओं में क्या होगा, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हरे पौधों में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के माध्यम से आपको क्या होता है, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बना रहता है, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण। किसमें होते हैं, सभी हरे पौधों में। तो किसमें होते हैं, सभी हरे पौधे, और नील हरित शैवाल में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैश में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते हैं, देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, पृथ्वी से क्या होता है, जल एवं खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। और हरित लवक की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज, याद रखिएगा C6H12O6, ठीक है। अब प्लस जल मुक्त होगा वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा, प्लस ऑक्सीजन भी मुक्त होगा। तो ये देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से याद रखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ से बनता है। तो हाइड्रोजन इसमें देखिए हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इससे बनेगा आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या पूछा था, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से, ठीक है। ग्लूकोज किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, बताइए जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है। देखिए वेयर इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन लिवर, स्टोमच, पैंक्रियाज, माउथ, फटाफट आंसर करेंगे इसका क्या होगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर देखिए जठर ग्रंथि आपका पाया जाता है यकृत में, ठीक है। यकृत में, सॉरी यकृत में होगा आपका आमाशय में होगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जिसमें HCl अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा HCl अम्ल, जिसका pH मान 1.2 होता है। और यहीं से पैप्सिन एंजाइम भी निकलता है जो भोजन को पचाता है, ठीक है। स्पेशल आपका देखिएगा जब हम मानव विज्ञान पढ़ाएंगे, जब उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका ग्रुप डी के लिए बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ पर करंट अफेयर का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी विषय के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है ये बताना आपका, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज टेकन प्लेस इज डैश, ठीक है। फटाफट आंसर इसका कीजिए। देखिए इसका आंसर को कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में। इंग्लिश में होता है साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा इंग्लिश में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, फटाफट बताइए। इथाइल अल्कोहल देखेंगे तो आपका कमेंट हम आज किसी का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल लिखिएगा अवायवीय शोषण, यानी अनऑक्सी शोषण भी इसको कहते हैं, अनऑक्सी शोषण, ऑक्सीजन की नहीं अब क्या कमी के कारण होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 7 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि भी इसको कहता है, मास्टर ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि पूछा जाता था यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास होने की क्रिया क्या कहलाता है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास होने की क्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड इज डैश, ठीक है। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
तो हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे फटाफट। इसका आंसर क्या होगा आपका? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले फिर देखेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी देख लीजिए, क्या? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग पनपता है, कैसे पनपता है घेंगा रोग? तो देखिए घेंगा रोग कैसे पनपता है, तो ऑप्शन है आपका देखिए, वाटर डिजीज डेवलप फ्रॉम डैश, जैसे आप बताइए, रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो घेंगा रोग देखिए आपका आयोडीन कमी से होता है। जब थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जिसको हम अब्डू ग्रंथि भी कहते हैं ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन बहुत जरूरत होता है। ठीक है, यदि आयोडीन कमी हो जाएगा तो घेगा, उसी को याद रखिएगा, ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ग्वाइटर रोग भी किसको कहते हैं? घेगा को कहते हैं। ठीक है, ग्वाइटर। ठीक है, और इसको याद रखें गलगांड भी कहते हैं, गलगांड। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हल्के पीले रंग का जो द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, फटाफट बताया, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन प्लाज्मा, लिम्फ, आपका सीरम और सफेद कणिकाएं। बताइए फटाफट, सफेद कणिकाएं क्या होगा आपका आंसर? तो देखिए इसका आंसर आपको बता रहा है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता है पीले रंग, आपको बताए थे ना। नेक्स्ट देखेंगे आपका रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप के मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाला देखिए ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका देखिएगा आंसर हो गया स्पिग्नोमेनोमीटर हो गया। और आरबीसी की संख्या पूछा जाए, आरबीसी की संख्या तो याद रखिएगा हीमोसाइटोमीटर, 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 आरबीसी की संख्या। ठीक है, आरबीसी की संख्या। नेक्स्ट आपका देखेंगे वाष्प उत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है? अभी तुरंत आपका बताए थे वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, यानी ट्रांसपायरेशन इज फाउंड इन डैश, किसमें पाया जाता है ये आपका? तो ओनली प्लांट में, क्या? ओनली पौधों में पाई जाती है। ठीक है, ओनली पौधों में, यानी केवल पौधों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो बताना है किसमें पाया जाता है ये आपका। ऑप्शन देखिए ऊंट, घोड़ा, तिलचट्टा, मानव। ठीक है, तो देखिए फटाफट आंसर इसका बताइए क्या होगा? आंसर देखिए आपका फटाफट तिलचट्टा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आपका तैयारी करवाना है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। तिलचट्टा हो जाएगा आपका कॉकरोच भी कहते हैं, कॉकरोच। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे कॉकरोच क्या रखिएगा, कॉकरोच का जो हार्ट होता है 13 कक्षीय होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखेंगे रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो आपका स्पेशल रक्त देखिएगा, प्रत्येक इसका भाग हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, तो बताइए रक्त क्या है? रक्त क्या है? ABCD, ए पदार्थ, बी उत्तक, सी कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखिए आपका उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक। कौन सा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक है। ठीक है, और उत्तक भी स्पेशल हम पढ़ाएंगे, पादप उत्तक भी और जंतु उत्तक भी। तो ये याद रखिएगा तरल संयोजी उत्तक है रक्त। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ठीक है, मूत्र का रंग पीला जो होता है किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोकर्म, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो फटाफट आंसर देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूरोकर्म। ठीक है, यूरोकर्म के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, और ये बनता कैसे? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के विखंडन से। यूरोकर्म कैसे बनता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके विखंडन से बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है आपका? यूरोकर्म बनता है। ठीक है, जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन है? हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। ठीक है, आपका आंसर बताइए फटाफट आंसर। तो केचुआ देखिए, केचुआ, केचुआ, जोंक। ठीक है, ये आपका उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, केचुआ जोंक आपका उभयलिंगी जंतु है। और एकलिंगी जंतु हो गया हाथी, गाय, कुत्ता, ये सब क्या एकलिंगी, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा एक साथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं? आज कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं? वृक्क, फेफड़ा, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा यकृत, यकृत कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में। और न रक्त से अलग कहाँ होता है? तब याद रखना आपको वृक्क यानी किडनी। ठीक है, रक्त से यूरिया छान के अलग कौन करता है? कौन करता है आपका? तो याद रखना किडनी यानी वृक्क, जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं। याद रखिएगा गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? इट इज ए केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशंस। ठीक है,
तो इसका आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, CFC, DDT, ATP, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट क्या होगा, तो देखिए इसका तो DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ भी ठीक है, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे 19 निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते, शाकाहारी जीव, ठीक है, शाकाहारी जीव होते हुए आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और हरे पौधे जो होते उत्पादक होते हैं, हरे पौधे जो होते हुए क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं हरे पौधे, ठीक है। और सर्वोच्च उपभोक्ता होता है शेर बाघ, ठीक है, शेर बाघ मोर, देखिएगा ये सब आपका सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर, ठीक है। और अपघटक की भूमिका निभाता कौन, अपघटक जीवाणु, अपघटक की भूमिका कौन निभाता, जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का स्रोत उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण है, देखिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। फटाफट आंसर कीजिए। देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुआं, ठीक है। भूमिगत जानते हैं भूमि के अंदर से निकालते हैं, यही आपका कुआं, ठीक है, कुआं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका देखेंगे प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो याद होगा ये नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया था, इसलिए इसको हम डार्विनवाद भी कहते हैं, डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन देंगे, 80 क्वेश्चन देखना फटाफट करना, इसलिए हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, बताइए उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं, अभी तुरंत बताए थे आपका, ये कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है या प्रोड्यूसर है या नन ऑफ दिस। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, हरे पौधे कहलाते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिए हरे पौधे क्या होगा, उत्पादक, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं का बनाते हैं, इसलिए इसको हम प्रोड्यूसर या उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या, 23 नंबर अंडोत्सर्ग का कारण क्या, अंडोत्सर्ग का कारण क्या, देखिए LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताएंगे। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं, कॉज ऑफ द ओव्यूलेशन इज डैश, LH, एस्ट्रोजन, FSH, नन ऑफ दिस। तो देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, और बताए थे ये अंडाशय से उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में क्या आपका लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, वेयर आर द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन डैश। फटाफट बताइए इसका आंसर, अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में, अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में। इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए आपका ऑप्शन सी अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, इंग्लिश में क्या कहते हैं पेंक्रियाज। यहाँ पर आपको बताए थे एक कोशिका लैंगरहैंस की कोशिका द्वीपिका इसलिए कहते हैं कि इसका खोज किसने किया था, लैंगरहैंस ने किया था। और यहाँ से याद रखना, यहाँ से ये भी याद रखेगा कि यहाँ से आपका देखिए अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार कोशिका था। अल्फा से ग्लूकोन का स्रावन होता था, ठीक है। बीटा से याद रखिएगा इंसुलिन, जिसके कमी से मधुमेह होता है, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। कहाँ स्रावन होता है, याद रखिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका जो कि अग्नाशय में पाया था। और गामा से बताए थे सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन याद रखिएगा। 3 प्रकार कोशिका यहाँ, जिसे बीटा कोशिका से इंसुलिन, इंसुलिन के खोज करता कौन, इंसुलिन के खोज करता वेटिंग और वेस्ट, वेटिंग और वेस्ट, वेटिंग और वेस्ट, 2 वैज्ञानिक थे वेटिंग और वेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम फटाफट क्वेश्चन करना है आपको, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण किसका आवश्यक है, अभी तुरंत आपको इस वीडियो में बताए थे, ठीक है। फटाफट आंसर कीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। फटाफट आंसर कीजिए। तो आपको बताए थे आयोडीन, ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन बताए थे थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन करने के लिए इनको आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आयोडीन कम जाएगा तो कौन सा रोग होगा, फटाफट आंसर बताएंगे कौन सा रोग होगा। ऑप्शन हो जाएगा घेगा रोग। घेगा रोग को और बताए थे क्या बताए थे, ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर, जिसमें थायरोक्सिन ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, अप्रू ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निस्सर्ग कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, निस्सर्ग कणिकाएं, ये भी बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, निस्सर्ग कणिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा न्यूरॉन, ठीक है, इसका निस्सर्ग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो न्यूरॉन में। कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कितना होगा, इनका वजन कितना होगा, फटाफट बताइए। आपका देखिए 1200 से 1400 ग्राम होता है, 1200 से 14 ग्राम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और महिलाओं में जो होता है 100 ग्राम कम होता है, महिलाओं में देखिएगा पुरुषों की तुलना में लगभग 100 ग्राम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त प्रतिबिंब कौन होता है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त प्रतिबिंब कौन होता है।
ठीक है। किसी का निवारण करेंगे तो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है। और रेटिना पर कैसा बनता है, रेटिना पर कैसा बनता है तो फटाफट याद बताइएगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन उत्तल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। फटाफट ऑप्शन कीजिएगा। और आपको बता दें पूरा आपका ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल साइंस का आपका 1 तारीख से प्रत्येक दिन लाइव क्लास होगा या आपका रिकॉर्डिंग होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर की भी तैयारी आपका संपूर्ण कराया जाएगा। और क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, ठीक है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, साइड मिरर मतलब पीछे वाला दृश्य देखने में, पश्च दृश्य दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। देखिए उत्तल दर्पण इस तरह से, इसका इस तरह से दृष्टि क्षेत्र इधर क्या होता है, ज्यादा दूर तक दिखाई देता है और हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अभी तुरंत आपको बताया था, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए ऑप्शन है जूल, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, फटाफट बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा आपका वाट, यानी शक्ति का ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है। आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है, तो आपको बताया गया था। फटाफट बताइए, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दीज, बताइए फटाफट। तो क्या होगा आपका, स्कैटरिंग हो जाएगा, नहीं प्रकीर्णन हो जाएगा। आप किसी का भी रंग बताते, किसी का भी रंग पूछा जाए, सूर्योदय के समय सूर्य लाल, तो भी आप क्या बताएंगे, प्रकीर्णन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत, याद रखिएगा, अधिकतम कितना होगा, अनंत होगा और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे फटाफट इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यानी एफ बराबर हो गया आपका -50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है, पी बराबर 1/f, एफ मीटर में होनी चाहिए, तो 1/-50 मीटर में बदलने क्या करें, 100 से यहाँ भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप 100 में भाग कर दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। -2, ठीक है, -2 डायप्टर ऑप्शन, ठीक है, सॉरी +2 हो जाएगा, क्योंकि उत्तल है तो उत्तल है तो प्लस होगा, ठीक है। उत्तल है तो आपको प्लस हो जाएगा, यानी +2 डायप्टर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रिज्म कितने सतह से बना होता है। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। एक प्रिज्म कितने सतह से बना होता है, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन देखिए, ए प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस, 2, 3, 4 एंड 5। फटाफट ऑप्शन दीजिए, तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या था, किसके द्वारा। अभिनेत्र की फोकस दूरी ना, जो समंजन क्षमता कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता, वो किसके द्वारा क्या था, तो याद रखिएगा आपका ये हो जाएगा आपका अभिनेत्र लेंस की ना। तो फटाफट इसका आंसर कौन दीजिए, पहले पुतली, पारितरिका, दृष्टिपत्र, पक्षवादी पेशियां, फटाफट बताएंगे। तो याद रखिए समंजन क्षमता कहलाता है ये, ठीक है, नेत्र। तो ये किसके द्वारा, पक्षमावी पेशियां। इंग्लिश में देखिए आपका सिलियरी मांसपेशी होगा, इंग्लिश में क्या होगा, सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा सिलियरी है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ना ऑफ लाइट ना आर्ट, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम देखिए, क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गलम, तीनों देखिए एक ही तल में है आपका, इस तल पे, ठीक है। और दूसरा, ये आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, आपका कितने नियम, 2 नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस पूछ रहा है, ठीक है। आपका देखिए ऑप्शन था लेंस, दर्पण, दोनों दिया था। फटाफट आंसर बताइए क्यों कौन सा होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फटाफट आंसर देखिए, उत्तल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। देखिए परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी, तो देखिए आपका जब भी क्या होगा, अवतल दर्पण, सॉरी आपका देखिए अवतल दर्पण, ठीक है।
जब याद रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और देखिएगा केंद्र से जाने वाली जो पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी और फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो आ रहा था लंबवत परा, ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा और, ठीक है, ए। नेक्स्ट आपका देखेंगे यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। फटाफट वीडियो को आप लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करते जाइए, ठीक है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए, देखिए जब देखिए इस तरह से ना एक वर्णिक प्रकाश, जैसे एक वर्णिक किसी एक ही रंग का होता है, ठीक है, तो वो सभी काम होगा जो पहले होता था, सिर्फ वर्ण विक्षेपण होगा, 7 रंग नहीं बनेगा। 7 रंग कब बनता? जब इधर श्वेत प्रकाश होता, ठीक है। एक वर्णिक प्रकाश का मतलब हो गया कोई एक प्रकाश, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण था। ये जब श्वेत प्रकाश इस तरह जाता तो देखिए यहाँ 7 रंगों का कर्म था, ठीक है। तो यहाँ से आपका नीचे से बैजानी पिनाला होता, बैजानी पिनाला। तो देखिए लाल सबसे कम झुका, ऊपर में याद रखिएगा ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर में जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, चाल सबसे अधिक होगा, ठीक है। नीचे वाला में याद रखिएगा परिकीर्णन सबसे अधिक होगा, विचलन सबसे अधिक होगा, अब आवृत्ति सबसे अधिक होगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। ये सब नीचे वाला यानी बैगनी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है, ठीक है। तो इसको आंसर देखिए उच्च दाब की हवा ना, उच्च दाब की हवा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगा? देखिए कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगा? तो देखिए कांच मतलब एक लगभग अपवर्तनांक 1.5, ठीक है, और वायु का कितना? 1.0003, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने से कम जब अपवर्तनांक में रखेंगे, ठीक है, तो उसका जो होगा प्रकृति नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो यानी ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस जो है की भांति कार्य करेगा, मतलब ऋणात्मक ही होगी, ठीक है। और जब अपने से अधिक वाला हम डुबाएंगे, जैसे देखिएगा पानी में, देखिएगा पानी में हवा, पानी में जब हवा होता है हवा का अपवर्तनांक कम होता है और पानी का ज्यादा होता है, ज्यादा वाला हम डुबाते क्या होता है? जो बुलबुला उत्तल जैसे दिखता है ना, तो लेकिन करेगा अवतल लेंस की भांति कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? फटाफट बताइए निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट। ये दोनों कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। और तीसरा अपरूप है फ्लोरीन, कार्बन का तीसरा अपरूप क्या? फ्लोरीन, जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, जिसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होते हैं, ठीक है। आयोडीन क्या? अधातु होते भी क्या? चमकीला, अधातु होते भी क्या? चमकीला, ठीक है। सल्फर के बारे में जानिएगा तो सल्फर का रबर का जो बल्कनीकरण करते हैं, ठीक है, रबर का बल्कनीकरण, ठीक है, तो उसमें सल्फर का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम जानते हैं F बराबर R/2। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण अभिलंब से विचलित, ठीक है, विचलित हो जाने पर, ठीक है, हो जाती है, देखिए आपका, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा जब प्रकाश ना देखिए ये आपका सघन माध्यम, ठीक है, यहाँ याद होगा देखिए ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो आपको क्या बताती है? ये वास्तव में ऐसे नहीं, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। लेकिन जब यही फिर से देखिए फिर से यहाँ अभिलंब डालते हैं तो जब ये आपका क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे तो याद रखिएगा जब सघन से क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा दूर भागेगा, विरल से सघन में आएगा तो निकट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो बताएंगे जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर, ठीक है। और एमीटर क्या? विद्युत क्या करता है? ये धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत संचोजन की युक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट का आपका देखेंगे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है? कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा का आपका पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित है, इनमें में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो इनमें से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? फटाफट बताइए आंसर। तो देखिए आपका तो ये देखिए श्वेत, देखिए यहाँ पर क्या होगा? कांच की सतह एक श्वेत किरण, ठीक है, जैसे देखिए
तो श्वेत किरण जब आएगा तो क्या होगा, सबसे पहला जो होगा घटना क्या होगा, विचलन होगा। सबसे पहला काम क्या होगा, विचलन होगा। ठीक है, प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सा घटित होगा, तो याद रखिएगा विचलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना का होता है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो याद रखिए 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी। और आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति कमेंट कीजिएगा, इसका आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, और घरों में जो उपकरण किस क्रम में लगाते हैं इस बात को भी कमेंट कीजिएगा, घरों में जो उपकरण लगाते हैं उसके किस क्रम में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज डैश। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, देखिए 24, 28, 29 और 30, 30 जिंक हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट देखेंगे आपका, धोबिया सोडा का सूत्र यानी धोबन सोडा का सूत्र पूछ रहा है, धोबिया सोडा का सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा देखिए धोबन सोडा। ठीक है, धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा। तो याद होगा क्या होता है ऑप्शन, फटाफट देखिए, ए Na2CO3 10H2O, बी में 7H2O, सी में 5H2O, डी में H2O। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है, परवल क्षारक कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 होता है। ठीक है, इसलिए परवल क्षारक क्या देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान लगभग 10 होता है, तो इसलिए क्या होगा एंटासिड के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटासिड के रूप में क्यों करते हैं, ये दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, और पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, हेमाटाइट किस धातु का है इसका, हेमाटाइट देखिए, हेमाटाइट क्या किस धातु का है इसका, हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट होता है लोहा का, Fe2O3। ठीक है, और इसी का होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, Fe3O4 जिसको हम प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं, इसको हम प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं मैग्नेटाइट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, सल्फाइड ऐश का संदर्भ किस विधि द्वारा किया जाता है, सल्फाइड ऐश का संदर्भ किस विधि द्वारा किया जाता है, तो देखिए आपका हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपका 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में ZnO+O2 ZnO बनता है किस प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, दो पदार्थ मिलकर एकल बना तो संयोजन होता है, लेकिन संयोजन आपका ऑप्शन है। देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन। तो ये क्या हो जाएगा उपचयन, क्योंकि देखते हैं इस साइड जिंक में ऑक्सीजन है, इधर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, आपका स्पेशल 12th का जब केमिस्ट्री पढ़ाया उसमें देखे होंगे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपको बताए होंगे, कौन सा ये आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा शर्करा है, ये भी आपको बताए थे, तो C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में डैश होता है। ठीक है, अम्ल में जल में देखिए क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आयनित हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मानते हैं HCl अम्ल है तो जल में ये H+ और Cl- आयन देगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा विद्युत का चालन करता है। कोई भी द्रव जब जल में घुलेगा, ठीक है, द्रव में क्या होता है विद्युत का चालन, द्रव में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, आयन के द्वारा। ठीक है, और ठोस में याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि धातु में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिथियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लिथियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो लिथियम बताएंगे वर्ग किस तत्व है, तो लिथियम किस वर्ग के तत्व है, लिथियम वर्ग 1 का तत्व है, और वर्ग 1 के बाहरी कक्षा में सभी तत्व में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, फटाफट देखिए आपका नेक्स्ट आपका, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते चलिए। ठीक है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह यानी वर्ग 18, वर्ग 18 का कौन सा तत्व है, तो देखिए आपका वर्ग 18 में आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम। देखिए फटाफट आंसर करेंगे, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, तो हीलियम हो जाएगा वर्ग 18 का टिक। देखिए हीना, ठीक है, हीना, देखिए वर्ग 18 का टिक आपका हो जाएगा हीना। ठीक है, नेहा और करीना जीते रहें, और ओजी सातवां अक्रिया गैस याद रखिएगा, ओजी ओगेंसस याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन और ओगेंसस। जेनोन की क्या विशेषता है, एकमात्र अक्रिया गैस जो यौगिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो आपका ऑप्शन देखिए फ्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम। तो सबसे पहले आप समझिएगा विद्युत ऋणात्मक, ये दोनों आपका विद्युत धनात्मक बनाते हैं, इसमें प्लस, इस पर भी प्लस। ठीक है, इस पर माइनस, इस पर माइनस, और सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो आपका फ्लोरीन है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देखेंगे जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। फटाफट आंसर करेंगे ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर तो देखिए आपका हाइड्रोजन, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। फटाफट 2 से 3, 5 से 7, 7 से 0, 7.0 से 7.8, 9.1 से 9.5। तो देखिए 7 से 7.8। ठीक है, फटाफट आंसर करते हैं 7 से 7.8। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। कौन अम्ल है ये बताना, इनमें से कौन आपका अम्ल है। आपका Na2CO CaOH2H2SO4 ये देखा आपका अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा, अम्लराज ने, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और ये देखिए धातु को ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ये सभी आपका धातु को, ये दोनों धातु को ऑक्साइड क्षारक, और हाइड्रो ऑक्साइड तो आपका क्षारक होता है। ठीक है, फटाफट देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक, ठीक है, जिसमें आपका अम्ल क्षारक के बीच में अंतर बताता है। ठीक है, तो देखिए हल्दी आपका प्राकृतिक है। हल्दी क्या प्राकृतिक है। लिटमस पत्र जो आपका लाइकेन, शैवाल कैसे लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी ये भी आपका प्राकृतिक है। तो संश्लेषित कौन हो जाएगा, मेथाइल ऑरेंज होगा, सिंथेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता आपका कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, H2CO3 आपका कार्बोनिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा H3PO4। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका HNO3। सभी अम्ल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये सब आपका देखिए तो ये सब प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और जो पाया जाता है आपका प्राकृतिक पदार्थ जैसे वो आपका दुर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे कॉपर पायराइट का संगठन क्या होता है। कॉपर पायराइट जो कि कॉपर है सर, तो याद रखिएगा CuFeS2, CuFeS2 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका कमेंट आंसर करेंगे। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है। ए मेटर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, ठीक है, बताइए नेचर में जो आपका फ्री अवस्था पाए जाते हैं। तो आपको बताए थे सोना। ठीक है, सोना, सोना, चांदी, ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है, ये सभी आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है चांदी दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन मेन आपका सोना यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसमें चांदी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका सोना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसमें आपको सक्रियता श्रेणी याद करना चाहिए था। ठीक है, आपको देखिएगा वीडियो आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर हम प्रत्येक दिन आपको बता दें 1 जनवरी से आपका प्रत्येक दिन साइंस का भी और आर्ट का भी, रीजनिंग, मैथ सबका क्लास होगा। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और क्लास 10 की तैयारी स्पेशल भी हो रही है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सबसे हो जाएगा आपका जिंक। नीचे से सक्रियता श्रेणी याद होगा सोना, आपका चांदी, ठीक है, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन। यहाँ से ऊपर में देखिएगा जिंक आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका हो जाएगा कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा आपका सोना। उससे नीचे ऊपर में देखिए मरकरी। ठीक है, ऊपर से सोडियम पोटेशियम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्नलिखित किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। किसमें, अधातु में ना। तो अधातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखिए 3, ये गलत होगा क्योंकि 3 होता है आपका धातु। 1 हो गया, ये भी गलत होगा क्योंकि धातु होता है। देखिए 2 हो गया, ये भी गलत होगा, धातु होगा। तो 4 5 6 7, 4 5 6 7, और अक्रिया गैस में 8। अब बात एक अक्रिया गैस है जिसमें 2 होता है। बताइए उस अक्रिया गैस का नाम आप कमेंट कीजिएगा 69 डाल के। ठीक है, उस अक्रिया गैस का कमेंट करना आंसर जिसमें क्या होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट देखेंगे आपका पीतल निम्नलिखित किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है। स्पेशल मिश्र धातु आपका बताएगा, वो देख लीजिएगा। पीतल देखिए पीतल आपका हो गया कॉपर और जिंक। पीतल क्या होगा आपका कॉपर और जिंक। पीतल कॉपर और जिंक। ठीक है, और कांसा, कांसा देखिएगा। ठीक है, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। ठीक है, कांसा ब्रॉन्ज भी कहते हैं, याद रखिएगा। कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं ना, तो याद रखिएगा ये ब्रॉन्ज भी होता है। कांसा मतलब ब्रॉन्ज भी होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, और फिर देखिएगा सोल्डर। ठीक है, सोल्डर, सोल्डर। ठीक है, पीबी। ठीक है, अब प्लस SN लेड और ना टीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका निम्नलिखित में कौन सा समयावयवी है। ऑप्शन देखिए मेथिल एल्कोहल और डायथिल ईथर।
एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, एथीन और एथेन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसमें एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन, CH3OC2H5 का IPA नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नया क्वेश्चन है, तो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको कार्बन 2 इधर ज़्यादा इधर कम है। ठीक है, तो इधर आपका इस वाला को आप रख लीजिए मेन ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और ये होता है CH3 और फिर CH3। ठीक है, तो आपका क्या होता है मिथॉक्सी मीथेन, दोनों तरफ C2H5 होता, तो क्या हो जाता, तो हो जाता आपका इथॉक्सी इथेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, लोहे की निम्नलिखित भाप से अभिक्रिया करने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो भाप से जब लोहा का अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो लोहा का ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, Fe2O3। नेक्स्ट है आपका, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या है। तो क्रमांक 16 वर्ग 16, याद रखिएगा क्रमांक 16 है तो वर्ग 16 आपका होता है, ये आपका क्या आपका 16। ठीक है, 13 से 18 तक में जो क्रमांक है आपका वही वर्ग भी है, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्रमांक 16 है तो आपका ऐसे भी वर्ग 16 के लिए आपको याद होगा। ठीक है, हम बताए थे ओ सावधानी से टीपो। ठीक है, फटाफट देख लीजिएगा, आवर्त सारणी में ये पूरा ट्रिक बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी धातु, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सी धातु। ठीक है, तो आपको क्या हाइड्रोजन से नीचे कौन सा सक्रियता श्रेणी में समय था, ऑप्शन देखिए, तो आपको उसमें से बताए थे कॉपर, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील था ये ना, तो ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन क्या, 76 एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। तो देखिए आपका अभी तुरंत बताई थी कॉपर और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का मिश्र धातु क्या बताया था आपको, कांसा, कांसा को इंग्लिश में बताए थे ब्रोंज। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो हर क्वेश्चन को आपको समझ के करना होगा। ठीक है, रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, साइंस में आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड ना, जिंक देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो याद रखिएगा सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट NaZ ना O2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, कौन सा गैस हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखना इनमें से कौन होगा आपका उच्च ताप पर, तो याद रखना आपको सोना चांदी आपको बताया था, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर चांदी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, हम गैंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन आप फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा स्क्रीन पर है, आघात बढ़ता, उष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता, बताइए फटाफट। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वायर्स आर मेड, क्या था, मेलेबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टिबिलिटी और हार्डनेस, क्या होगा आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी क्या होगा, तन्यता, ऑप्शन सी तन्यता क्या लगेगा। ठीक है, और आपको 1 ग्राम सोना से बताए थे 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते, एक याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सबसे अधिक आघात बढ़ एवं तन्य धातु कौन होगा, सोना चांदी। ठीक है, सोना। ठीक है, उसके बाद चांदी। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रत्येक दिन आपको बता दिए, आपका प्रत्येक दिन आप क्लास होगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपका जो भी स्पेशल आपका ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए याद रखिएगा साइंस का स्पेशल होगा, फिर देखिएगा आपका जीके का स्पेशल, पॉलिटी का भी क्लास आपका बहुत ही देखिएगा प्ले लिस्ट बना हुआ, पॉलिटी का बेहतरीन क्लास दिया गया। यदि आप पूरा वीडियो एक बार देख लेते तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, करेंट अफेयर को भी हम आपका ट्रिकी भी याद करा देंगे, और आपको यार रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जल्दी भूलेंगे भी नहीं, ऐसा करेंट अफेयर हमको याद करवाएं। ठीक है, उसके बाद मैथ का भी एडवांस सभी क्वेश्चन लाएंगे जो आपको नहीं बनता, जो भी भारी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है आप देखिएगा वो सेकंड में आप बना सकते हैं, जो आपको भारी लगता है वो आपको सेकंड में बनेगा, समझ में गया। तो फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे रीजनिंग, टफ रीजनिंग सीरीज में जो सबसे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, उसका भी जल्द ही वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आता आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फटाफट क्या कीजिए आप
1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए ना, 1K सब्सक्राइबर यदि पूरा कर देते हैं तो आपका लाइव वीडियो आएगा बिना दिक्कत से, ठीक है। अभी जो हम लाइव करते हैं तो एक ऐप थ्रू लाइव करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका नेट की समस्या हो जाती है। लेकिन जब यूट्यूब थ्रू डायरेक्ट आपका लाइव होगा तो कभी भी नेट की प्रॉब्लम नहीं होती। फटाफट वीडियो को शेयर करके आप क्या कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसी तरह, ठीक है, इस तरह से आपका प्रत्येक दिन लगे। तो धन्यवाद।